नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय ने ये विचार व्यक्त किया है कि सेना द्वारा महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया मनमानी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेना द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर का चयनात्मक मूल्यांकन और चिकित्सकीय फिटनेस मानदंडों का विलंब से कार्यान्वयन महिला अधिकारियों के प्रति भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने स्थायी कमीशन की मांग के लिए किए गए अपने आवेदन के निरस्त किए जाने के बाद इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सेना ने मेडिकल फिटनेस के लिए एक मनमानी सीमा आरोपित की है और 5वें और 10वें वर्ष की सेवाओं से परे उनके एसीआर पर विचार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि फरवरी 2021 तक सेना में 0.56%, वायुसेना में 1.08% और नौसेना में 6.5% महिलाएं थीं। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बबीता पूनिया वाद में ये निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। इस निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा महिलाओं की शारीरिक क्षमता संबंधी सीमाओं के तर्क को निरस्त करते हुए ये कहा कि ये तर्क महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक रूढ़ियों और लैंगिक भेदभाव पर आधारित हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए थे जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की सभी सेवारत महिला अधिकारियों को सेवा के कार्यकाल के निरपेक्ष स्थायी कमीशन के योग्य माना जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन की तुलना में स्थायी कमीशन सेवा कार्यकाल और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्रदान करता है। महिलाएं कमांड पदों पर स्थायी कमीशन हेतु पात्र मानी जाती हैं और कमांड पदों के लिए गैर पात्रता प्रकरण दर प्रकरण आधार पर निर्धारित की जाएंगी। महिला अधिकारियों की नियुक्तियों की सभी शर्तें उनके पुरुष समकक्षों के समान ही होंगी। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक NBFID विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए मुख्य विकास वित्त संस्थान के रूप में NBFID की स्थापना करना है। DFI अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है जहां वाणिज्यिक बैंकों और अन्य सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे जोखिम मौजूद होता है। आइए अब आपको बताते हैं विधेयक की मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक 1 लाख करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। आरंभ में केंद्र सरकार सभी 100% शेयर धारण करेगी जिन्हें बाद में घटाकर 26% तक कम किया जा सकता है। NBFID के कार्यों की बात करें तो इसका वित्तीय उद्देश्य भारत में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना, निवेश करना या निवेश आकर्षित करना है और इसके विकासात्मक उद्देश्यों में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम का विस्तार करना, निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी को सुगम बनाना और विवाद समाधान उपलब्ध कराना, साथ ही अवसंरचना वित्त पोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। NBFID के लिए वित्त के स्रोत होंगे केंद्र सरकार, RBI, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, म्यूचुअल फंड तथा विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थान। NBFID का प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा शासित होगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति RBI के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगा। इसे केंद्र सरकार से समर्थन प्राप्त होगा। केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा बहुपक्षीय संस्थानों, संप्रभु धन निधियों आदि से ऋण लेने के लिए सरकार 0.1% से अनधिक पर शुल्क की रियायत दर विहित कर सकेगी। NBFID की जांच और अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति पर अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में केंद्र सरकार और अन्य कर्मचारियों के मामले में प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना NBFID के कर्मचारियों या पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच आरंभ नहीं की जा सकती है। विधेयक में ये भी शामिल है कि अन्य विकास वित्त संस्थानों के मामले में RBI केंद्र सरकार के परामर्श से अन्य DFIs के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है। अगली खबर खनन क्षेत्र से। भारत ने वाणिज्यिक कोयला खनन के दूसरे चरण के लिए नीलामी आरंभ की। नीलामी में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957
MMDR एक्ट तथा कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 के तहत 67 कोयला ब्लॉक प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तावित किया था। इसके द्वारा MMDR अधिनियम और CMSP अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत वाणिज्यिक नीलामी प्रक्रिया आरंभ की गई थी। MMDR अधिनियम भारत में समग्र खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जबकि CMSP यानी कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट उन खानों की नीलामी और आवंटन के लिए प्रावधान करता है जिनका आवंटन उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 में रद्द कर दिया था। कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन अधिनियम से पहले कोयले की खानों को बोली के माध्यम से कभी भी आवंटित नहीं किया गया था। कंपनियां कोल ब्लॉक के लिए आवेदन करती थीं और अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा जांच के बाद उन्हें खान संबंधी अधिकार प्रदान कर दिए जाते थे। वाणिज्यिक कोयला खनन से कोयला उत्पादन में वृद्धि, आयात में कमी, दक्षता में सुधार और विदेशी निवेश के आकर्षित होने की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। वाणिज्यिक खनन किसी भी अंतिम उपयोग प्रतिबंध के आरोपण के बिना निजी क्षेत्र को कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका मतलब है कि निजी कंपनियां अपने स्वयं के अंतिम उपयोग वाले संयंत्रों में इसका उपयोग कर सकती हैं या उन्हें बाजारों में भी बेच सकती हैं। इसके अलावा सरकार भविष्य में कोयले की नीलामी आयोजित करने के लिए रोलिंग ऑक्शन प्रणाली को अपनाने पर भी विचार कर रही है। नीलामी के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों का एक पूल नीलामी के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। अगली खबर जैव विविधता संरक्षण से। भारत की पहली अंतर्राज्यीय बाघ स्थान परिवर्तन परियोजना विफल हो गई। वर्ष 2018 में भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय बाघ स्थान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से ओडिशा लाई गई एक बाघिन को हाल ही में वापस उसके मूल स्थान भेज दिया गया। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ महावीर और बांधवगढ़ से एक मादा बाघ सुंदरी को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। बाघों के स्थान परिवर्तन का लक्ष्य 2 उद्देश्यों की पूर्ति करना था। इससे बाघों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में उनकी संख्या को कम करने से बाघों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष को न्यून करना और उन क्षेत्रों में बाघों को पुनः अधिवासित करना था जहां उनकी संख्या कई कारणों से काफी कम हो गई थी। हालांकि इस परियोजना से संबंधित कई मुद्दे भी थे, जैसे सतकोसिया रिजर्व के समीप रहने वाले ग्रामीणों द्वारा बाघों के वहां आगमन का तीव्र विरोध किया गया था। बाघों के स्थान परिवर्तन से पहले वन विभाग और ग्रामीणों के बीच विश्वास उत्पन्न करने के उपायों का अभाव था। शिकार की कम उपलब्धता बाघों को मानव बहुल क्षेत्र में जाने के लिए विवश कर देती है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। अवैध शिकार के कारण नरबाघ की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा स्थान परिवर्तन जल्दबाजी में किया गया था। फील्ड स्टाफ और टाइगर रिजर्व प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं थे। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों में विलंब पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलिजियम द्वारा 55 अनुशंसाओं की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालयों में स्वीकृत कुल न्यायाधीशों की संख्या 1080 है, जबकि 1 मार्च से वर्तमान कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 661 है, यानी कुल 419 रिक्तियां मौजूद हैं। कोलिजियम प्रणाली के बारे में बात करें तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, जिन्हें न्यायाधीशों के वाद कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम प्रणाली भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। हाई कोर्ट कोलिजियम प्रणाली का गठन संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाता है और इसमें उस हाई कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को केवल कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से ही नियुक्त किया जाता है और कोलिजियम द्वारा नाम निर्धारित किए जाने के बाद ही सरकार की नियुक्ति में भूमिका होती है। सरकार द्वारा कोलिजियम की प्रक्रिया की अपारदर्शी प्रकृति का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 को प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधेयक को निरस्त कर दिया गया था। न्यायाधीशों के वाद। संविधान ये प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को न्यायपालिका के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत किया जाता है।
प्रथम न्यायाधीशवाद 1981 में ये निर्णय दिया गया कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। इसका मतलब है कि यद्यपि राष्ट्रपति परामर्श करेंगे, लेकिन उनका निर्णय सहमति के साथ बाध्य नहीं है। द्वितीय न्यायाधीशवाद वर्ष 1993 में आया। इस निर्णय में कोलेजियम प्रणाली प्रस्तुत की गई। इसमें स्पष्ट किया गया कि परामर्श का अर्थ सहमति प्रकट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से अनुशंसा की जानी चाहिए। वहीं तीसरा न्यायाधीशवाद वर्ष 1998 में लाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम प्रणाली का विस्तार 5 सदस्यीय निकाय के रूप में किया। इसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021। ये विधेयक संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन पर केंद्रित है। इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया है। संविधान कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान के तहत संसद को अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस विधेयक का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करना है। इस विधेयक में देवेंद्र कुल वेलालर के स्थान पर देवेंद्र कुलाथन समुदाय की प्रविष्टि की गई है, जिसमें देवेंद्र कुलाथन, कलाड़ी, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाड़ी और वथीरियन जातियां शामिल हैं। इससे पहले इन समुदायों को अलग से सूचीबद्ध किया गया था। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी लेखा नियमों में संशोधन किया गया। इन संशोधनों के मुताबिक फर्मों को अपने वित्तीय विवरणों में क्रिप्टो करेंसी में अपने निवेश, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR और बेनामी संपत्ति लेन देन पर व्यय का प्रकटीकरण करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा पूर्व दिनांकित प्रविष्टियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कंपनियों को अपने खातों की लेखा परीक्षा को रिकॉर्ड करने के लिए अधिदेशित किया गया है। प्रकटीकरण का उद्देश्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता में सुधार करना है। कंपनी अधिनियम के ये नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्टार्टअप्स के लिए IGP यानी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया को पहले की तुलना में सरल किया है। IGP को वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था। IGP का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्मुख स्टार्टअप्स या शुरुआती चरण के निवेशकों वाली कंपनियों को एक अधिक सुगम ढांचे में सूचीबद्ध होने का अवसर प्रदान करना है। एक मंच के रूप में IGP में पूंजी की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि और शुरुआती चरण के निवेशकों के लिए निकास को सक्षम करने के वर्धित लाभ के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नवीन जीवाणुविक उपभेदों की खोज की गई। मेथाइलोबैक्टीरिया कुल से संबंधित इन जीवाणुविक उपभेदों को ISS में विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया था। नए बैक्टीरिया में जीन होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फॉस्फेट का विलय और पोटेशियम को अवशोषित करते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में पादपों के विकास के लिए ये 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। जीवाणुओं की ये नई प्रजातियां उस दबाव को समाप्त करने में कारगर पाई गई हैं जिसका अनुभव अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण का सामना करने वाले पादप करते हैं। ये खोज अंतरिक्ष में चंद्रमा या मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों की दीर्घकालिक खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम NAQUIM वर्ष 2012 में भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के भाग के रूप में NAQUIM का प्रारंभ किया गया था। इसके उद्देश्यों में शामिल है जलभृतों को मानचित्रण और उसकी आवश्यकताओं को रेखांकित करना, देश में स्थायी भूजल प्रबंधन की योजनाओं को विकसित करना। इसे केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एक जलभृत एक छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक निकाय होता है जो भूजल के साथ संतृप्त होता है। सामान्य तौर पर जलभृत 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त जलभृत और संरोधित जलभर यानी कन्फाइंड एक्यूफर। गारो हिल्स
सरकार मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्र में कई विकासात्मक गतिविधियों को लागू कर रही है। ये गारो खासी जयंतिया श्रेणी का एक हिस्सा है। आरेबिला और तुर्रा श्रेणी नामक 2 पर्वत श्रृंखलाएं गारो पहाड़ी से होकर गुजरती हैं, जिसकी वजह से महान बालफक्रम घाटी का निर्माण होता है। नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। सिमसंग नदी गारो पहाड़ी की सबसे लंबी नदी है। यहाँ उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। खजुराहो, मध्य प्रदेश। हाल ही में खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने भारत को MICE गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए खजुराहो में माइस रोड शो मीट इन इंडिया का शुभारंभ किया। माइस बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां करता है। माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस। माइस मूल रूप से व्यवहारिक पर्यटन का एक संस्करण है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को एक पर्यटन गंतव्य की ओर आकर्षित करता है। यहाँ स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। ये मंदिर ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षाओं, नातेदारी, कुश्ती, राजसी गौरव और सबसे महत्वपूर्ण कामुक कला जैसे विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म से भी संबंधित हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।